Hello everyone. Today we are going to discuss constitutional development in British India. British India में कैसे इंडिया को गवर्न किया गया है. वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ फॉर हिस्ट्री और पॉलिटी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो इसको हम दो टुकड़ों में देखेंगे. एक 1857 रिवॉल्यूशन तक कैसे गवर्न किया गया, फिर 1857 रिवॉल्यूशन के बाद का कैसे गवर्नेंस हुआ है. तो इसमें आगे बढ़ते हैं. वाह, इसका जरूरत क्यों पड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इंडिया को कैसे गवर्न करना, इसका जरूरत क्यों पड़ा. तो इसका जरूरत आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का बेसिक पता होगा कि बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद ब्रिटिश इस ईस्ट इंडिया कंपनी जो बिजनेस करने आई थी अब नवाब बन गई थी. मतलब अब वो लैंड भी उसके अंडर आ गया था, अब वो बिजनेस कंपनी नहीं रह गई थी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम नवाब, नवाब बन गई, अब लैंड उसके अंदर आ गया, तो उसको गवर्न करना जरूरी पड़ गया था. फिर कंपनी गेटिंग पुअर वाइल एम्प्लॉय गेटिंग रिच, कंपनी गरीब होते जा रही थी जबकि कंपनी के एम्प्लॉय अपने साइड बिजनेस के थ्रू अमीर होते जा रही थी. और इंग्लैंड के बहुत सारे अमीर लोग का पैसा लगा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी में, सब शेयर होल्डर थे, तो उनको तो लॉस था. तो अब कंपनी को गवर्न करना बहुत जरूरी हो गया था. उसके बाद टी ट्रेड विथ अमेरिका डिक्लाइंड. टी ट्रेड विथ अमेरिका डिक्लाइंड. ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन ट्रेडिंग क्या होता था, टी में, जो अमेरिका को बेचती थी, वो अमेरिका से कम होते जा रहा था. तो इसके कारण कंपनी लॉस में जाते जा रही थी ड्यू टू डच. डच लोग, हॉलैंड वाले सब स्मगल कर रहे थे, इनका टी सड़ रहा था, तो इस कारण से गवर्न करने का जरूरत पड़ने लग गया था. उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 से 1772 तक बंगाल में डुअल गवर्नमेंट के कारण हालत खराब हो गया था, गवर्नेंस का बहुत जरूरी था. तो ब्रिटिश इंटरवेंशन वाज वेरी नेसेसरी. इस कारण से अब इन्होंने इंटरवीन करना स्टार्ट किया. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि हम लोग जो इसमें देखेंगे फोकस क्या चीज पे करेंगे. फोकस ये पहला पॉइंट है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. उस समय था क्या कि मेन तीन एरिया थे जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर आते थे. एक बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा अपना मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी. और तीनों के गवर्नर अलग अलग होते थे और तीनों अपने हिसाब से गवर्न करते थे. तो देखिएगा कैसे 17 से रेगुलेटिंग एक्ट 1774 से जो 1853 तक कैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होते गया, मतलब पावर एक जगह सेंटर होते गया. जो अभी अलग अलग सबका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, सबका पावर सेपरेट है, पावर एक जगह जाते जाएगा. दूसरा ब्रिटिश इंटरवेंशन, ब्रिटिश लोग ने कैसे इंटरवीन किया है. तो इन दोनों को आप फोकस करके रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. तो वही जो हम लोग बात किए कि फ्रॉम बक्सर बैटल टू 1857 रिवॉल्यूशन, टोटल 6 बार इन्होंने एक्ट बनाया है. पहला एक्ट कब लाया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773. उसके बाद उसमें जो खामियां थी उसको अमेंडमेंट 81 अमेंडमेंट से दूर किया था. दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784. देन चार्टर एक्ट 1793. तो चार्टर 20-20 साल का उनको एक्सटेंशन मिलता गया, तो आप 20 ईयर्स जोड़ते जाइए. 1790 में 93 में 20 जोड़िएगा तो चार्टर एक्ट 1813. फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853. अब सबको हम लोग डीप में पढ़ेंगे. उसके पहले एक समराइज वर्जन देख लेते हैं, इसी को हम लोग डीप में पढ़ेंगे. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हेड, जो मेन हेड कौन होंगे वो डिसाइड किया गया. तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये सब मिलके चलाएंगे. और पहले जो 3 अलग अलग गवर्नर थे, अब इसमें थोड़ा सा पावर बढ़ा के अब उसको बोल दिया गया कि आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं. और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, हेस्टिंग्स. और कंपनी रोल मोनोपोली, कंपनी का अभी तक बिजनेस के लिए मोनोपोली था. अब ब्रिटिश इंटरवेंशन क्या क्या हुआ, ये सब पूरा देखने के बाद हम दोबारा आएंगे इस पे. अभी देख लीजिए कि हम समराइज कर दिए, इसको फिर से हम लास्ट में आएंगे, इससे रिवीजन भी हो जाएगा अपना. तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773. इसमें पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंटरवीन किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मन मुताबिक नहीं चल सकती है, अब हम लोग इसमें लॉ बनाएंगे. तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला इंटरवेंशन था. इसको टी एक्ट भी बोला जाता है क्योंकि ब्रिटिश लोग का टी गोदाम में सड़ रहा था, तो टी एक्ट भी बोला जाता है, टी एक्ट 1773. तो इसमें अब मेन पॉइंट पे आइए. मेन पॉइंट क्या था कि कोई भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसी तरह उसमें बोला जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट. अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये आदेश दिया गया कि आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी होते हैं, हम लोग को रिपोर्ट सबमिट किया कीजिए. ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपको रिपोर्ट सबमिट करना होगा कि व्हाट इज योर बिजनेस, व्हाट इज योर प्रॉफिट, व्हाट इज योर लॉस. और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया, मतलब इसका थोड़ा सा पावर बढ़ा दिया गया. तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल.
और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। तो ये मेन 3 चीज हुआ। थोड़ा और डीप में जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट प्लस टुवर्ड्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुआ और टुवर्ड्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, अब पावर एक जगह सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ। पहले जो 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, अब एक जगह पे पावर का सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होना हुआ। फिर कंपनी डायरेक्टर्स टू सबमिट रिपोर्ट, अब आपको रिपोर्ट सबमिट करना होगा। फिर बंगाल गवर्नर का डेजिग्नेशन चेंज करके अब उनको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और वो पहले बन गए हेस्टिंग साहब। और उसके बाद सम पावर ओवर बॉम्बे एंड मद्रास, ऑब्वियस बात है इनका कुछ कुछ पावर कम किया जाने लग गया। और गवर्न करने के लिए हेस्टिंग्स के साथ 4 मेंबर बनाया गया, 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी आप लोग देखते होंगे मोदी प्लस उनके मंत्रिमंडल, उसी तरह समझ लीजिए हेस्टिंग्स प्लस 4 मेंबर्स, यही मालिक और सर्वे सर्वा थे। क्या लॉ बनाना है, क्या एग्जीक्यूटिव बनाना है, सब पावर इन्हीं के पास था। मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक साथ थे। और इन 4 मेंबर में एक मेंबर कमांडर इन चीफ थे, आर्मी के हेड थे। तो टोटल 5 मेंबर का ये ग्रुप बन गया। और इसमें डिसीजन क्या होगा, मेजोरिटी डिसीजन, मतलब कुछ भी डिसीजन होगा तो मेजोरिटी डिसीजन, जो 3 लोग बोलेंगे वही लॉ चलेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना, बट उसका वेल डिफाइंड नहीं था कि उसका जुरिस्डिक्शन क्या है, नहीं है। इसी कारण से 1781 में अमेंडमेंट लाना पड़ गया। तो मेन चीज हम लोग देख लिए। आगे 81 में वही जो सुप्रीम कोर्ट के कारण प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, उसको ठीक करने के लिए कि गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल एंड कंपनी एम्प्लॉइज प्लस रिवेन्यू मैटर्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन फॉर ऑफिशियल वर्क। मतलब कोई भी आदमी ये नहीं जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि गवर्नर जनरल खराब से देश चला रहे हैं या कंपनी एम्प्लॉय गलत बिजनेस कर रहा है, इससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि आप इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। प्लस सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल ना बन जाए, इसके लिए अपील्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स टू गवर्नर जनरल। प्रोविंशियल कोर्ट, मान लीजिए आगरा कोर्ट का कुछ डिसीजन हुआ, अब उसके अगेंस्ट अगर हायर कोर्ट में जाना होगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता जाने का जरूरत नहीं है, गवर्नर जनरल के पास जाना होगा। दैट मीन सुप्रीम कोर्ट का पावर को रिड्यूस किया गया अमेंडमेंट ऑफ 1781 में। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसलिए हिस्टोरिक है क्योंकि पहला बार कंपनी टेरिटरी कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया, पहली बार खुल के ब्रिटिश ने बोला कि ये अब इंडिया मेरे अंडर आ गई है। तो कंपनी टेरिटरी कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइम इन पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। उसके बाद अब कंपनी पे पावर बढ़ाना है तो इन्होंने किया क्या कि ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपॉइंटेड बाय क्राउन, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जितना एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है वो सब देखेगी। कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, आप खाली बिजनेस देखिए, आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से कोई मतलब नहीं है। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। प्लस अब इससे ब्रिटिश अपना इंटरवेंशन भी बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब घुसते जा रहे हैं कंपनी के अंडर। उसके बाद गवर्नर जनरल प्लस 3 काउंसिल मेंबर्स 4 से 3 कर दिया गया, 4 से 3 कर दिया गया, लेकिन अभी भी मेजोरिटी डिसीजन होगा। मतलब इस 4 में जो 3 लोग बोलेंगे वही होगा। और बॉम्बे एंड मद्रास मेड सबऑर्डिनेट, अब क्लियरली बोल दिया गया कि बॉम्बे और मद्रास आर अंडर बंगाल प्रेसिडेंसी। और उस समय कौन थे गवर्नर ऑफ बंगाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब। और एक और पॉइंट बोला गया कि जनरल प्रोहिबिशन ऑन वार एंड ट्रीटीज, कोई युद्ध नहीं करना है, कोई संधि समझौता नहीं करना है, बट इसको रिलीजियसली फॉलो नहीं किया गया, बहुत बार तोड़ा गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही पावरफुल आदमी थे, इनको पावर अपने हाथ में बहुत ज्यादा चाहिए था। लेकिन अब आप सोचिए कि गवर्नर जनरल प्लस 3 काउंसिल मेंबर है और मेजोरिटी डिसीजन एक साइड, ये 3 आदमी हो जाएंगे, तो गवर्नर जनरल का तो बात नहीं चलेगा। इनके कारण अब बोला गया कि अब चेंज आया अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल प्लस 2 मेंबर्स, मतलब अब 2 मेंबर्स होंगे। अब जो कमांडर इन चीफ, आर्मी के हेड भी गवर्नर जनरल ही बन गए। और इसमें जो डिसीजन होगा वो वीटो पावर मिल गया गवर्नर जनरल को। मतलब गवर्नर जनरल किसी भी चीज को मना भी कर सकते हैं। जैसे ये 2 मेंबर बोले क्या कि शादी का उम्र फॉर एग्जांपल 30 साल कर दिया जाए, लेकिन गवर्नर जनरल बोले कि नहीं ये बात हमको पसंद नहीं है, तो वो वीटो पावर यूज करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल बिकेम कमांडर इन चीफ प्लस वीटो ऑन काउंसिल डिसीजन। आप काउंसिल कुछ भी डिसीजन लीजिए उस पर वीटो पावर मिल गया। मतलब सबसे मेन पावरफुल बॉडी कौन बन गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब।
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत हिस्टोरिक आदमी है। आगे बढ़ते हैं, चार्टर एक्ट 1793 अब इजी हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी, यहाँ पे बिजनेस आई थी, वहां से रॉयल चार्टर लेके कि हम लोग सिंगल कंपनी होंगे जो कि इंडिया में जाके बिजनेस करेंगे। तो चार्टर एक्ट में वही जो फरमान था फिर से जारी हुआ 1793 में कि अब आपको फिर से 20 ईयर एक्सटेंशन, 20 साल का एक्सटेंशन मिल गया टू कंपनी फॉर कमर्शियल एक्टिविटी। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, मोनोपोली जो है, आप सिंगल कंपनी है, 20 साल तक और कर सकते हैं। प्लस मोर पावर्स ओवर मद्रास एंड बॉम्बे। देख लीजिए कैसे मद्रास और बॉम्बे का पावर कम करते जाया जा रहा है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होते जा रहा है। प्लस जो पिछला बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, पेमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, अब उसको पैसा भी इंडियन गवर्नमेंट देगी, मतलब इंडिया का रेवेन्यू से पैसा मिलेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको पैसा नहीं देगी। फिर कंपनी को एक और पावर दे दिया गया कि कंपनी कैन गिव लाइसेंसेस टू इंडिविजुअल और इंप्लॉइज टू ट्रेड इन इंडिया। आप इसको समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा नाम रवि है, मैं गया कंपनी के पास कि हमको ये बिहार और यूपी का पूरा दूध का बिजनेस करने का हमको लाइसेंस दीजिए, तो कंपनी को लाइसेंस देने का भी पावर मिल गया। अब कंपनी लाइसेंस भी बांट सकती है। इसी कारण से यही लाइसेंस बांटने के चक्कर में लेड टू ओपियम ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ ओपियम ट्रेड स्टार्ट हो गया क्योंकि कंपनी को लाइसेंस देने का पावर मिल गया। अब चार्टर एक्ट 1793 में 20 साल का मिला था, तो अगला एक्ट कब आएगा, 20 साल बाद। तो 20 साल बाद अपना आ गया चार्टर एक्ट 1813, 1813 का। इसमें बोला गया क्या कि अब ब्रिटिश में, वहां ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनी थी, वो बोली कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों बिजनेस करेगी, हम लोग को भी बिजनेस करना है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट बोला गुड, चलो हम लोग मोनोपोली का खत्म करते हैं। तो मोनोपोली एंडेड, जो बिजनेस का मोनोपोली था वो खत्म हो गया टू ट्रेड इन इंडिया। बस दो चीज को रहने दिया गया, एक्सेप्शन दो था, ट्रेड विथ चाइना और ट्रेड इन टी, मतलब चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए बस ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी, और टी ट्रेड, चाय का बिजनेस करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी। लेकिन बाकी और सब जो बिजनेस है उसमें अदर कंपनीज भी आ सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार आ चुका है ये सवाल, ठीक है। प्लस लॉ टू पुट बिफोर ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल, गवर्नर और उसका काउंसिल जो भी लॉ बनाएगा ना, उसको आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भी रखना होगा, पहले नहीं रखना पड़ता था। तो देख लीजिए ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे धीरे धीरे अपना पावर बढ़ाते जा रही है। उसके बाद एक और चीज हुआ, मिशनरीज कैन कम, मिशनरीज आके अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है। प्लस वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश शिक्षा स्टार्ट कीजिए। ये चार्टर एक्ट 1813 में हुआ। फिर अगला जो चार्टर एक्ट कब आएगा, 20 साल बाद, तो चार्टर एक्ट 1833। अब जो थोड़ा बहुत मोनोपोली बचा हुआ था, अब ऑल मोनोपोली एंडेड, सारा मोनोपोली खत्म हो गया। कंपनी बिकेम प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, अब पूरा एकदम इन लोग का काम हो गया सरकार चलाने का। अब आपको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, अब आप देश चलाइए, इंडिया को चलाइए। और जो थोड़ा बहुत पावर था वो भी खत्म हो गया बॉम्बे मद्रास का, नो लेजिस्लेटिव फंक्शन फॉर बॉम्बे एंड मद्रास। इन लोग के पास लॉ बनाने का सारा पावर खत्म हो गया। अब सारा लॉ एक जगह बंगाल में बनेगा और वो पूरा देश पे लागू होगा, इसीलिए डेजिग्नेशन भी चेंज हो गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह बोला जाने लग गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये पहले अपने कौन बन गए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसको याद करना पड़ेगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर इसमें अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन सिस्टम, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसको ओपन करने का बात था कि पहले अब यूरोपियन बस एग्जाम देते थे, अब उसमें इंडियन को भी घुसाने का स्टार्ट करना है। बट इस पे बहुत हंगामा हुआ तो ये लागू नहीं हो पाया। उसके बाद मिशनरीज तो आ ही चुकी थी। अब रिस्ट्रिक्शन ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन एंड प्रॉपर्टी एक्विजिशन लिफ्टेड, अब बोला मिशनरीज तो जा ही रहा है, अब यूरोपियन भी आ सकते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये हुआ चार्टर एक्ट 1833 में। फिर अगला चार्टर एक्ट कब आएगा, 1853 में, 1853 में। इसमें हुआ क्या, नो पार्टिकुलर पीरियड, अब एक्सटेंशन का बात खत्म हो गया कि 20-20 साल वाला जो एक्सटेंशन मिल रहा था ना, खत्म। मीनिंग कंपनी रूल कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, मतलब कंपनी का रूल कभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट खत्म कर सकती है। उसके बाद अब जो मालिक थे, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन खत्म हो गया। अब लॉ बनाने के लिए अलग होगा, आप एग्जीक्यूटिव के लिए अलग होगा, ठीक है। मतलब अभी जैसे कैसे है कि एक
मोदी जी हैं, उनका मंत्रिमंडल है, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और लेजिस्लेटिव लॉ बनाने के लिए अपना लोकसभा राज्यसभा है। तो उसका स्टार्ट चार्टर एक्ट 1853 से हुआ। नहीं तो पहले क्या होता था कि मोदी जी थे और उनके मंत्रिमंडल थे, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके काउंसिल थे, वही मिलकर लॉ भी बनाते थे, वही एग्जीक्यूटिव भी का भी काम करते थे। लेकिन चार्टर एक्ट 1853 में इसका सेपरेशन कर दिया गया, दो अलग अलग चीज हो गया। इसी वही जो हम लोग बात किए, इसके लिए लेजिस्लेटिव के लिए 6 मेंबर्स इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल विथ लोकल रिप्रेजेंटेशन, लोकल रिप्रेजेंटेशन के साथ 6 मेंबर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाएगा। मतलब ये लॉ बना के देगी, फिर एग्जीक्यूटिव के मन पे है। तो एग्जीक्यूटिव तो उसको मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, मेन पावर अभी ब्रिटिश के अंदर ही है। लेकिन लॉ बनाने के लिए एक अलग इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टार्ट हो गया चार्टर एक्ट 1853 से, मतलब लोकसभा राज्यसभा बनना स्टार्ट हो गया। फिर जो 1833 में स्टार्ट किया गया था कि ओपन कंपटीशन सिस्टम होना चाहिए, उस समय तो लागू नहीं हो पाया था। 1853 में ओपन कंपटीशन सिस्टम लागू हो गया, इसलिए फादर ऑफ ओपन कंपटीशन सिस्टम लॉर्ड डलहौजी को भी बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वुड्स डिस्पैच, फर्स्ट रेलवे लाइन, इन सब का बाद में डिस्कशन आएगा। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे हम लोग बस फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बार समरी पे आ जाते हैं, समरी से पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा जितना हम पढ़ें। तो वही जो हेड का बात था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ, डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, प्लस 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये पांचों मिलके मेजोरिटी डिसीजन लेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में 4 से 3 हुआ, और उसको फिर अमेंडमेंट करके 2 कर दिया गया, प्लस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो पावर दे दिया। और चार्टर एक्ट ये चलता रहा। फिर चार्टर एक्ट 1833 में बस डेजिग्नेशन चेंज हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब बोला जाने लग गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1853 में एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद गवर्नर इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोग पढ़े ही है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, हेस्टिंग्स को, बंगाल के गवर्नर थे तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया एक्ट का तो बहुत ही हीरो आदमी थे, कॉर्नवालिस, इतना पावरफुल कि वीटो पावर ले लिए खुद के लिए। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये तीनों एकदम वन लाइनर क्वेश्चन आता है। उसके बाद कंपनी का रोल देखिए, कंपनी का कैसे पावर घटते जाएगा, पहले मोनोपोली मोनोपोली, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 में लाइसेंस का भी पावर दे दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 में लाइसेंस वो छीन लिया गया मोनोपोली, बस 2 चीज बचा, मोनोपोली इन चाइना और टी ट्रेड ओनली। और चार्टर एक्ट 1833 में नो बिजनेस ओनली एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ब्रिटिश इंटरवेंशन 1773 में बोली कि डायरेक्टर सबमिट रिपोर्ट, आप लोग रिपोर्ट सबमिट कीजिए। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दी जो कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज देखेगी। फिर 1793 में पेमेंट भी इंडिया से मिलेगा। 1813 में क्या हुआ कि कोई भी लॉ बनाइए बट उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट कीजिए, लॉ सबमिशन टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। फिर चार्टर एक्ट 1833 में चलता रहा, और 1853 में तो एक अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। तो ये अपना एक बार इसको पॉज करके देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा, एक बार उसको देख लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ऑब्वियस लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये डिजिग्नेशन कब से मिला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद। और मिशनरीज एंड वेस्टर्न एजुकेशन भाया विच एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 बोला कि हाँ मिशनरीज आ सकती हैं यहाँ पे, अपना धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती हैं, प्लस वेस्ट एजुकेशन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्टर एक्ट 1853, लॉर्ड डलहौजी। ओपन कंपटीशन सब फॉर्म भर सकते हैं, इतना ही है। अगले वीडियो में हम लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1857 के बाद आजादी तक का देखेंगे। अभी तक हम लोग को क्लियर हो रहा है कि कैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, पहले जो 3 अलग अलग थे अब एक जगह पावर सेंटर होते जा रहा है, प्लस ब्रिटिश कैसे इंटरवीन कर रही है, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे इंडिया में घुसते जा रही है। इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।